स्टूडेंट, इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे आव्यूह के बारे में कि आव्यूह की भूमिका क्या है और आव्यूह क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो भूमिका में आपके लिए इंट्रोडक्शन बता दें आव्यूह का। तो आव्यूह क्या है दोस्तों, जो गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं उसमें आव्यूह का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ठीक है दोस्तों, और जो आव्यूह है ये उसी प्रकार बहुत ज्यादा उपयोग है जिस प्रकार गणित की विभिन्न शाखाएं हैं उनका भी अधिक उपयोग होता है। इसी प्रकार जो आव्यूह है इसका भी हम उपयोग विभिन्न प्रकार की शाखाओं में करते हैं। अब दोस्तों हम आव्यूह में सबसे पहले ये समझते हैं कि आव्यूह कहलाता क्या है। ठीक है दोस्तों, आव्यूह की परिभाषा क्या है। आव्यूह ये पहला चैप्टर है जो आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें आव्यूह को समझना है। तो दोस्तों देखिए आव्यूह को समझिएगा। आव्यूह क्या है दोस्तों, एक आदेशों की आयताकार व्यूहरचना है। ठीक है दोस्तों, आव्यूह है जो आदेशों की एक आयताकार व्यूहरचना है। अब कैसी आयताकार व्यूहरचना है इसके बारे में समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए आव्यूह एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट होता है या आदेशों की आयताकार व्यूहरचना होती है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा पूरा। अभी आपके लिए पूरा चित्र बना के बता रहे हैं जिससे आपको आव्यूह पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए आव्यूह को समझिएगा। तो आव्यूह देखिए इस रूप में होता है, ऐसा आव्यूह का फॉर्मेट होता है। ठीक है ना दोस्तों, फॉर्मेट समझ में आ गया। अब ये बिल्कुल आयताकार व्यूहरचना होती है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, कितना लिख लिया दोस्तों, 3 2 5 4 है ना। यहाँ पे आप कुछ भी मार्क्स लिख सकते हैं, 6 7 3 2 5 6 3 7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पे एक आव्यूह बना दिया। तो इस प्रकार का जितना भी फॉर्मेट होगा, जो भी फॉर्मेट होगा सब आव्यूह कहलाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं ये कहलाते क्या है, इस टाइप वाले और दोस्तों इस टाइप वाले। ठीक है, तो इनको कहते क्या है इनके बारे में ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों देखिए जो आपकी इस टाइप की ये लाइनें हैं ना दोस्तों, और इस टाइप की ये लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इस टाइप की लाइनें हैं इनको हम पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, पंक्ति यानी कि रो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इस टाइप की लाइनें हैं, सीधी वाली लाइनें, खड़ी लाइनें, इनको हम दोस्तों बोलते हैं क्या, कॉलम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉलम बोल दीजिए या स्तंभ कहिए। ठीक है ना, तो बात है यही समझ में। मतलब जो इस टाइप की ये लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं पंक्ति और इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला हो जाएगा रो 1 है ना दोस्तों, पहला क्या हो जाएगा, रो 1। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये दूसरी वाली लाइन है, ये हो जाएगी आपकी रो 2। ठीक है, ये तीसरी वाली लाइन हो जाएगी दोस्तों आपकी रो 3। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये इस वाली लाइन जो सीधी लाइनें खींची हुई है इनको बोलते हैं दोस्तों हम स्तंभ या इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी पहली कॉलम 1। ठीक है दोस्तों, पहली क्या हो जाएगी आपकी, या फिर सीधा सिंपल सी से भी आप कॉलम को दर्शा सकते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है दोस्तों, मतलब पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4 और स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आपका पूरा एक आव्यूह होता है। तो आपको याद ये रखना है कि जो इस टाइप की ये लाइनें हैं ऐसी वाले इनको बोलते हैं हम क्या, पंक्ति या अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों रो। और जो इस टाइप की खड़ी लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं स्तंभ या अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों कॉलम। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि यहाँ पे आप प्रत्येक आव्यूह को कोटि के रूप में लिखिए। मतलब आपको आव्यूह की कोटि पता करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आव्यूह की कोटि यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपके लिए आव्यूह की कोटि। ठीक है, तो देखिएगा आव्यूह की कोटि किस टाइप से निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, आव्यूह की कोटि बराबर होता है दोस्तों जितनी आपकी पंक्ति है जितने आपके स्तंभ है। बात ध्यान से समझना, जितने आपकी पंक्ति है जितने आपके स्तंभ है दोनों को गुणनफल के रूप में लिखना। गुणनफल नहीं निकालना है, केवल हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। आपका क्या कहलाता है दोस्तों, आव्यूह की कोटि कहलाती है। मतलब दोस्तों आव्यूह की कोटि के लिए आपकी जितनी पंक्तियों की संख्या होगी है ना दोस्तों, मतलब पंक्ति की संख्या। ठीक है दोस्तों, और गुणे
जितने आपके स्तंभों की संख्या होगी, ठीक है, स्तंभ की संख्या, ठीक है दोस्तों, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, ठीक है दोस्तों, तो 3 गुणित यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम 4, मतलब ये आप व्यू कितनी कोटि का हो गया, 3 गुणित 4 कोटि का हो गया। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है ये आप व्यू कितनी कोटि का है, तो 3 गुणित 4 कोटि का। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 3 गुणित 4 कोटि का आप व्यू। ठीक है दोस्तों, कोटि काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से याद रखिएगा कि आप व्यू की कोटि क्या कहलाती है, जितनी उसकी पंक्तियों की संख्या है, जितने उसके स्तंभों की संख्या है, दोनों का गुणनफल के रूप में लिखना उसकी कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे आपके लिए यहाँ पे पूछते हैं कि अवयवों की संख्या बताइए, मतलब कोई मैट्रिक्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उसके अवयवों की संख्या बताइएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमने कहा अवयवों की संख्या, दोस्तों अवयवों की आपको संख्या निकालना है। तो देखिए अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, मतलब जो आपका पंक्ति गुणित पंक्ति की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या, यही आपको फार्मूला लगाना है और केवल गुणा करके दिखाना है। अभी केवल आपने गुणनफल के रूप में लिखा तो वो आपकी कोटि कहलाई। अब इसी गुणा को यदि आप कर देंगे तो आपके जो जितने भी अवयव है उनकी संख्या निकल आएगी। मतलब पंक्ति की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या बराबर कहलाती है आपकी अवयवों की संख्या। तो 3 गुणित 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 अवयव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने अवयव हो जाएंगे, 12 अवयव हो जाएंगे। अब इनको हम गिन के देखें जैसे, तो देखिएगा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आप मतलब गिनकर भी बता सकते हैं, और जो आपकी कोटि है उसको आप मान निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए तो आपके अवयवों की संख्या निकल आएगी। मतलब इसका ये होगा कि यदि आपसे केवल कोटि पूछे तो आपको केवल उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल दिखाना है, और यदि आपसे अवयवों की संख्या पूछे तो उनका फिर आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आप फिर आसानी से क्या मिल जाएगी, आपके लिए अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे अभी तक क्या सीखा, आव्यूह की परिभाषा आपको लिए बताई कि आव्यूह की परिभाषा क्या कहलाती है, आव्यूह आदेशों की एक क्या है दोस्तों, आव्यूह आदेशों की एक आयताकार व्यू रचना है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो एक आयत के फॉर्मेट में होती है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और अरेंजमेंट का ये चिन्ह बताया दोस्तों हमने आव्यूह का, कि इसको आप इस तरीके के फॉर्मेट में लिखेंगे और इसको आप दर्शाएंगे किससे, जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर हैं ABCD, ठीक है ना, इनमें आप दर्शाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक आव्यूह लिख दिया, आव्यूह को हमारा यहाँ पे अवयव बता दिए 3 2 5 4 6 7 है ना, इस टाइप की आपके अवयव बताए, और इसको हमने कहा से प्रदर्शित किया, A से प्रदर्शित किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ये आव्यूह की कोटि भी समझ में आ गई और अवयवों की संख्या भी आ गई। अब दोस्तों आपके लिए एक है वर्ग के तौर पे आपके लिए यहाँ पे हम एक आपको आव्यूह देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी आप कोटि बताइएगा। ठीक है, इसकी आपको कोटि कमेंट में बताना है। ठीक है, 1 5, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह मत लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, 1 5 6 7 3 2 3 6, इसकी आप कोटि बताइएगा और अवयवों की संख्या बताइएगा, ये आपको कमेंट में बताना है। और इसको हमने प्रदर्शित B से कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आपके बनना चाहिए, जैसा हमने ये किया है। ठीक है, आप इस टाइप से इसको करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं अब आगे आव्यूह के प्रकार। तो दोस्तों देखिए आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले आता है स्तंभ आव्यूह, जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह का सीधा मतलब क्या है दोस्तों, कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो, है ना। स्तंभ आव्यूह का सीधा मतलब यह है कि जिसमें केवल स्तंभ हो, ओनली कॉलम हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे आपके लिए एक आव्यूह बना के दिखाया। देखिए आप यहाँ पे देखिए, हमने इस टाइप से केवल इसमें कॉलम लिया है 5 7 9, है ना दोस्तों, 5 7 9 लिए है हमने। केवल क्या है इसमें दोस्तों, कॉलम बस है, रो तो है नहीं दोस्तों इसमें, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया क्या ABC, तो ये कौन सा आव्यूह हो गया दोस्तों, आपका स्तंभ आव्यूह होगा। इसको आप किसी से भी दर्शा दीजिए, A से दर्शा दीजिए, है ना, इसको चाहे तो आप B से दर्शा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका स्तंभ आव्यूह।
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल कॉलम हो, स्तंभ हो, स्तंभाव्यूह या कॉलम आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए यहाँ पे हमने उदाहरण बता दिया। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। अब ये दोस्तों केवल इसमें रो होंगे, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल रो हो, पंक्ति हो, रो स्तंभ यानी कि रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति आव्यूह कहलाता है। दोस्तों देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया 5 7 9, यही उतार दिया दोस्तों हमने जैसे, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? पंक्ति आव्यूह। क्यों? क्योंकि इसमें केवल पंक्ति है, कॉलम नहीं है, इसलिए इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। एक और उदाहरण दोस्तों देखिए, है ना, जैसे हमने बी बराबर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने यहाँ पे? ए बी और दोस्तों ये हमने सी और डी। ठीक है, तो ये कौन सा आव्यूह हो गया दोस्तों? आपका पंक्ति आव्यूह होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल पंक्ति है, तो ध्यान रखिएगा पंक्ति आव्यूह में केवल पंक्ति होती है। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों तीसरा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह कहलाता है जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर हो। ठीक है दोस्तों, क्या बता रहे हैं हम? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। कौन सा आव्यूह क्या कहलाता है दोस्तों? आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। दोस्तों देखिए कैसे हमने कहा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3 2 5 7। तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए केवल रो 1 है, रो 2 है, ठीक है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। मतलब दोस्तों रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है ना, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो तो वह आव्यूह आपका कौन सा आव्यूह कहलाता है? आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट होता हो। आगे समझते हैं दोस्तों विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है? जिसमें विकर्णों की संख्या दोस्तों है क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। कैसा? हमने क्या कहा दोस्तों? देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक आव्यूह बनाया, ठीक है ना दोस्तों, हमने यहाँ पे ले लिए कितने? यहाँ पे हमने ले लिए 5। ठीक है दोस्तों, 0 0, है ना दोस्तों, यहाँ पे ले लिया हमने 0 3 0, है ना, और 3 यहाँ पे रहेगा दोस्तों 0 0 और यहाँ पे रहेगा आपका 2। मतलब दोस्तों ये है आपका कि जो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इसमें केवल विकर्णों की संख्या 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। फिर से समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम? इसमें केवल जो विकर्ण है ना ये वाले, इनकी संख्या बस 0 ना हो। ठीक है दोस्तों, तो वह कहलाता है आपका क्या? विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और बाकी ये सब 0 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा आव्यूह कहलाता है? आपका डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। ठीक है, चलिए अब समझते हैं दोस्तों हम अदिश आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसको आपको विशेष ध्यान से देखना है अदिश आव्यूह के लिए। इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है दोस्तों, है तो ये विकर्ण आव्यूह, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो विकर्ण है ना ये वाले, इनकी संख्या समान हो जाती है। मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ये आव्यूह लिखते हैं हम, तो ये हो जाता है दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, 5 0 और दोस्तों ये 0 हो जाता है 0 5 0 0 0 5। मतलब दोस्तों जो विकर्ण है ना इनकी संख्या बिल्कुल समान हो जाएगी। ये संख्या समान हो जाएगी तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा आपका दोस्तों? ये अदिश आव्यूह कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ध्यान रखना कि जो विकर्ण है उनकी संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 5 5 हो गया, है ना। इसी प्रकार दोस्तों आप एक और ले लें, तो उसमें जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि दोस्तों एक जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक आव्यूह ले लिया, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया कितना? 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों? आपका स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको अदिश आव्यूह बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दोस्तों हम कौन सा? तटस्थ आव्यूह आइडेंटिटी, है ना दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आपको विशेष रूप से समझना है दोस्तों। ठीक है, तटस्थ आव्यूह के लिए इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों जो आव्यूह है उसकी संख्या 1 होती है विकर्ण की। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको अच्छे क्रम से समझिए। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि जो विकर्ण है उनकी संख्या नॉन जीरो होती है, मतलब केवल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। और अदिश आव्यूह में क्या है कि विकर्णों की संख्या समान होना चाहिए। अब इसमें अंतर ये आ जाएगा दोस्तों कि एक ऐसा आव्यूह बन जाएगा
जिसमें इसकी विकर्णों की संख्या हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। जितने कोटि का ऑब्व्यू आएगा उस कोटि के हिसाब से हम इसको लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको पहले 2 कोटि का 2 गुणित 2 कोटि का बता रहे हैं। देखिए कैसे, हमने कहा यहाँ पे लिख दिया 1 0 0 1, ये आपका 2 गुणित 2 कोटि का हो गया। अब दोस्तों आप जैसे 3 गुणित 3 कोटि का लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे दोस्तों, 3 गुणित 3 कोटि का। यहाँ पे आप ऊपर देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों 7, नहीं सॉरी दोस्तों 1 0 0 0 1 0, है ना, 0 0 1। तो ये हो गया आपका 3 गुणित 3 कोटि का ऑब्व्यू, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ऑब्व्यू कौन सा ऑब्व्यू कहलाएगा आपका, तत्समक ऑब्व्यू, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या याद रखना है इसमें कि विकर्णों की संख्या 1 होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका तत्समक ऑब्व्यू, ठीक है। अब है दोस्तों लास्ट आपका शून्य ऑब्व्यू जीरो मैट्रिक्स। शून्य ऑब्व्यू जीरो मैट्रिक्स मतलब 0 होना चाहिए, बस ये याद रखना है आपको। तो जीरो मैट्रिक्स को आपको बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। जीरो मैट्रिक्स मतलब 0 होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स कोई दिक्कत ही तो नहीं है ना इसमें। जैसे आपके लिए एक ऑब्व्यू हमने बना दिया 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स मतलब उसमें सभी नंबर 0 होना चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना दोस्तों। तो जीरो मैट्रिक्स बहुत ही आसान है ना, केवल उसमें 0 होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज देखिएगा सभी का क्रम से। सबसे पहले स्तंभ ऑब्व्यू में याद रखना है, उसमें केवल स्तंभ होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और पंक्ति ऑब्व्यू में याद रखना है, उसमें केवल पंक्ति होती है, रो होती है, बस ठीक। अब यहाँ से जितने भी ऑब्व्यू होंगे सभी वर्ग ऑब्व्यू होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे, सभी वर्ग ऑब्व्यू होंगे, बस उनके नाम अलग अलग हैं तो उनके मान अलग अलग होंगे। जैसे वर्ग ऑब्व्यू है तो उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, ठीक है ना दोस्तों। और ये विकर्ण ऑब्व्यू है ना। विकर्ण ऑब्व्यू में क्या होता है दोस्तों, जो विकर्ण के अंक है नॉन जीरो होते हैं, मतलब 0 नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों आदेश ऑब्व्यू में क्या होता है कि जो विकर्ण है उनकी संख्या समान होती है, चाहे 5 5 ले लो, 7 7 ले लो, 3 3 ले लो, 2 2 ले लो, है ना, जितने भी है आपको समान होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तदस्मक ऑब्व्यू में क्या होता है कि उसमें विकर्ण की संख्या 1 होती है, तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों तदस्मक ऑब्व्यू, ठीक है। अब दोस्तों जीरो ऑब्व्यू में उसका मान 0 होता है, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने इतनी चीजें पढ़ ली हैं, अब आगे हम समझेंगे दोस्तों ऑब्व्यू की समानता। तो दोस्तों इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ाते हैं आपके लिए हम ऑब्व्यू की समानता। चलिए तो आगे समझते हैं ऑब्व्यू की समानता, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्व्यू की समानता के लिए 2 मुख्य शर्तें होती है। पहली शर्त तो ये होती है दोस्तों कि जितने भी ऑब्व्यू है ना, ऑब्व्यू के लिए समानता के लिए 2 ऑब्व्यू होंगे, है ना। तो इसकी पहली शर्त ये है कि ऑब्व्यू समान कोटि के होना चाहिए, मतलब जो ऑब्व्यू आपके लिए दिए है ना उनकी कोटि समान होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है दोस्तों कि ऑब्व्यू समान कोटि के होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऑब्व्यू कैसे होना चाहिए, आपके समान कोटि के होना चाहिए, समान कोटि, ठीक है ना। और दूसरी शर्त ये है दोस्तों इसकी कि ऑब्व्यू ए और बी है, तो ऑब्व्यू ए का जितने भी अवयव हैं उसके बी के संगत अवयव दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। और वहां पे हम लिखेंगे ए आई जी बराबर ए आई जी। अब ए आई जी क्या कहलाता है इसको समझिए दोस्तों। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको अभी मैट्रिक्स समझाया है ना, तो मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। मैट्रिक्स का क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसको हम इस टाइप से दर्शाते हैं A1 1, A12, A21, A22, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से एक इसका फॉर्म होता है, ये हम 2 गुणे 2 कोटि का बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो A11 है, ठीक है ना, जो A11 है ये आपका पहला नंबर कहलाता है I, ठीक है ना। पहला क्या कहलाता है I, और दूसरा कहलाता है आपका J, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कहलाता है आपका J। पहला कहलाता है I, दूसरा कहलाता है J। अब जैसे आपसे उन्होंने कहा कि 1 2 गुणे 3 कोटि का ऑब्व्यू है, 1 2 गुणे 3 कोटि का ऑब्व्यू है, और एक आपको फार्मूला दे देंगे ए आई जी बराबर इतना दिया है, तो आप उसको क्या निकालिए, ऑब्व्यू का मान निकालिए। अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इस टाइप के सवाल। अभी आप केवल आपका मेन टारगेट है ऑब्व्यू की समानता समझना, ठीक है ना। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा, पहली संख्या आई कहलाती है, दूसरी संख्या जे कहलाती है, ठीक है। अब ऑब्व्यू की समानता के लिए जैसे एक ऑब्व्यू दे दिया उन्होंने ए बराबर दे दिया है दोस्तों उन्होंने ए बराबर दे दिया है, जैसे मान लीजिए 5 7 है ना, और 3 2,
ठीक है। और उन्होंने एक आव्यूह दे दिया बी बराबर 4, 2, है ना, 6, 5। तो इसकी अभी हम जब आव्यूह समानता की परिभाषा से देखेंगे तो 5 के बराबर होंगे 4, 7 के बराबर होंगे 2, 3 के बराबर होंगे 6, 7 के बराबर होंगे 5। फिर से समझिए एक बार, देखिए हमने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए कि एक आव्यूह दिया है आपके लिए कितना, 5, 3, है ना, 22 और 7, और एक आव्यूह दिया है आपके लिए उसका बराबर में दिया है, आव्यूह की समानता दी है। तो जैसे हमने दे दिया आपके लिए कितना, x 7, 2, 5, ये दे दिया। अब आपसे कहेंगे वो x y के मान ज्ञात कीजिए, तो आप लिखोगे आव्यूह की समानता की परिभाषा से यदि जैसे आपसे x का मान पूछा जाए तो x का संगत अवयव कौन है, 5, तो x का मान 5, y का संगत अवयव कौन है, 2, तो y का मान 2। बिल्कुल आसान होती है, ठीक है ना। तो आपको आव्यूह समानता की परिभाषा समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रही दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आगे दोस्तों समझते हैं इसका उदाहरण 1। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं उदाहरण 1। तो दोस्तों उदाहरण 1 है 3 फैक्टरियों। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 फैक्टरियों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। मतलब दोस्तों 3 फैक्टरियां हैं, उसमें महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी है, उनसे संबंधित एक यहाँ पे सूचना दी हुई है कि पहली फैक्टरी में पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 30 है, और महिला कर्मचारी 25 है। दूसरी फैक्टरी में दोस्तों पुरुष कर्मचारी 25 है और महिला कर्मचारी 31 है। तीसरी फैक्टरी में दोस्तों पुरुष कर्मचारी 27 है और महिला कर्मचारी 26 है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, आप देखिएगा। तो आगे ये आपसे पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त सूचना को एक 3/3 आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो सूचना यहाँ पर दी हुई है इसको आपको किस में करना है, 3/2, है ना। मतलब दोस्तों आपको 3/2 कोटि के रूप में आपको निरूपित करना है। मतलब इसको आपको 3/2 कोटि के रूप में आव्यूह बनाइए। तो आव्यूह हमने अभी बताया था आपको कि आप इसे किसी जो ABCD के कैपिटल लेटर है उनसे दर्शाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसे A से दर्शाएं, किससे दर्शाएं, A से दर्शाएं। अब दोस्तों आपको कैसा आव्यूह बनाना है, 3/2 कोटि को। मतलब दोस्तों 3 होना चाहिए रो और 2 होना चाहिए कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है ना। तो दोस्तों यही उतार दीजिए आप, बिल्कुल सीधे उतार दीजिए। 30 के 30 उतार दो दोस्तों, 25 के 25 उतार दो, 27 के 27 उतार दो। और दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे 25 के 25 उतार दो, 31 के 31 उतार दो, 26 के 26 उतार दो। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ऐसा सीधा मैट्रिक्स बना दीजिए, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब 3/2 कॉलम, ठीक है ना। थोड़ा पास में ये लिख दीजिएगा। तो ये कितने कोटि का आव्यूह बन गया दोस्तों, आपका 3/2 कोटि का आव्यूह बन गया। सवाल बिल्कुल सरल है, बस आपके लिए यहाँ पे सीधा एक आव्यूह बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर में आप एक किसी कैपिटल लेटर को लिख दीजिए, है ना। तो ये बराबर बन गया आपका 30, 25, 27, 25, 31, 26। अब दोस्तों आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके अंतर्गत। वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि तीसरी पंक्ति, ध्यान रखना, तीसरी पंक्ति, पंक्ति कौन सी बोल रहा है दोस्तों, तीसरी। और ये कह रहे हैं आपसे कि दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बहुत ध्यान से समझना, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे तीसरी पंक्ति कौन सी है दोस्तों, देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, ये 3 पंक्ति है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्तंभ, है ना, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, मतलब ये 26, है ना। देखिए क्या बोल रहा है ये, तीसरी पंक्ति 1 2 3, दूसरा स्तंभ 1 2 26 क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो तीसरी फैक्ट्री के महिला कर्मचारियों को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरी फैक्ट्री के महिला कर्मचारियों को प्रकट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका ये उदाहरण एक कंप्लीट होता होगा। अब देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए ये रहा आपका उदाहरण नंबर 2 कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, कितने अवयव हैं दोस्तों, 8 अवयव है, ठीक है ना।
तो इसकी संभव कोटियां क्या है ना, क्या हो सकती हैं, संभव कोटियां बताना है। तो आप दोस्तों सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है ना। आपने हल लिख दिया। लिखना आव्यूह में 8 अवयव है, आव्यूह में 8 अवयव है। अब दोस्तों को अवयव है, अब यहाँ पे आपके लिए 50 अवयव दे दें, 60 अवयव दे दें, 10 अवयव दे दें, कितने भी दे दें, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आता ही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो किसी भी संख्या को बोल रहे हैं, 20 अवयव भी बोल रहे हैं, तो आपको मेथड यही लगाना है जो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो मेथड दोस्तों ये है कि आप उसको क्या कीजिए, गुणनफल के रूप में लिखिए कि उसका 8 कौन कौन से हो सकता है। पहले समझिए मेथड, देखिए 8 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई, 1 गुणित 8, 8 गुणित 1 8 ही होते हैं, 1 गुणित 8 8 ही होते हैं। और क्या होता है भाई, 2 गुणित 4 8 होते हैं, 4 गुणित 2 8 होते हैं। क्या इसके अलावा और कोई गुणनफल है जिससे 8 होते हैं? नहीं है ना। तो यही सब तो आपकी क्या है, कोटियां है ना। तो दोस्तों जैसे आप मान लीजिए 10 होते, तो यहाँ पे आप लिखते 10 गुणित 1 1 गुणित 10, 2 गुणित 5 5 गुणित 2, है ना। इस टाइप से आप इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पे लिख देना कि अतः संभव कोटियां, संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों आपकी 8 गुणित 1, ठीक है ना। एक कोटि ये हो गई आपकी, दूसरी हो गई 1 गुणित 8, तीसरी हो गई 2 गुणित 4, चौथी हो गई आपकी कितने 4 गुणित 2। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, इसकी संभव कोटियां हो गई, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका उदाहरण 2 कंप्लीट होता होगा। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं उदाहरण नंबर 3। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 3 बोल रहे हैं कि एक ऐसे 3 गुणित 2 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। अभी हमने बताया था दोस्तों कि आपको ij वाला सवाल आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, इनका बहुत विस्तार भी है। अभी उदाहरण में आपके लिए एक मात्र छोटा सा सवाल है, तो ध्यान से समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे 3 गुणित 2 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए। तो आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले हल लिखोगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे, हल लिखोगे, ठीक है ना। तो लिखना 3 गुणित 2 कोटि, 3 गुणित 2 कोटि आव्यूह, आव्यूह, ठीक है, 3 गुणित 2 कोटि आव्यूह इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, देखिए A11 A12 कितना चाहिए आपके लिए, 2 कॉलम ही चाहिए मात्र, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गया, 1 रो हो गया। तो A21 A22 A31 A32। बात ध्यान से समझना मेरे भाई, जितनी यहाँ पे आपने रो बढ़ाते जाएंगे ना, रो की संख्या बढ़ती जाएगी, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, है ना। पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। मतलब दोस्तों ये यहाँ पे रो और कॉलम को व्यक्त करता है। अब आपको दिया है और अवयव का मान नहीं दिया है, आपको सीधा क्या निकालना है, आव्यूह निकालना है। और आपके लिए एक मात्र चीज दी हुई है कि सूत्र दिया है कि aij बराबर 1/2 i माइनस 3j है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सूत्र क्या दिया है, aij बराबर 1/2 है ना, और i माइनस 3j, ठीक है ना। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे पहले इनका मान निकालिए। इनका मान निकालिए, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इनके मान निकालना पड़ेंगे, A11 का, है ना, और फिर आपको A12 का, फिर आपके लिए A21 का, फिर आपके लिए A22 का, फिर आपके लिए A31 का, फिर आपके लिए A32 का। भाई जब ये आप मान निकाल लोगे ना तो आराम से कर लोगे, बस आपके लिए फिर कोटि तो करना है मान, है ना। तो इनके लिए हम निकालना बताते हैं कि A11 किस टाइप से निकालेंगे, A12 किस टाइप से निकालेंगे, है ना। ये सभी को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो सूत्र दिया है सामने लिखिए सबके, है ना, आपके लिए सबके सामने लिखना है। सूत्र क्या है, 1/2, है ना, और i माइनस 3j। आपको ये सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल दिएगा सूत्र उसके जस्ट बाजू में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो i माइनस 3j, फिर इसी के
सामने भी वही लिख लीजिए, आई माइनस 3j, सभी के सामने वही लिख लीजिए, 1/2 आई माइनस 3j, 1/2 आई माइनस 3j, है ना, 1/2 आई माइनस 3j, सबके सामने लिख लीजिए 1/2 और आई माइनस 3j। ठीक, अब एक एक करके हम आपको निकालना बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले में A11 हमने अभी आपके लिए हाल ही में बताया था कि यदि ऐसा लिखा हो A11 तो पहला कहलाता है I, दूसरा कहलाता है J। तो A11 में I कितना है आपका 1, J कितना है 1, तो I की जगह रखिए 1 और J की जगह भी रखिए 1, है ना। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले A11 का मान कैसे निकालें। दोस्तों जो आपके लिए फार्मूला दिया है इसी में आप मान रख के निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए I पहला कहलाता है I, दूसरा कहलाता है J। तो I का मान है दोस्तों 1 और J का मान भी कितना है दोस्तों आपका 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1/2 कि मापांक कहलाता है मोट, ठीक है दोस्तों। मापांक का सीधा मतलब ये होता है कि आपके लिए प्लस में वैल्यू लेना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अब I का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, 1 लीजिएगा। 3 के 3, J का मान कितना है दोस्तों 1 है, तो यहाँ पे J का मान 1 लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, पहला बता रहा है, बहुत आराम से बता रहा है, ध्यान से समझिएगा बस, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या कीजिएगा, 1/2 का 1/2, 1 का 1, 3 का 1 में गुणा कर दोगे, 3 एकम 3 हो जाएंगे। अब दोस्तों आप क्या कीजिए कि 3 में से आपका 1 तो घटेगा नहीं, लेकिन मतलब थोड़ी दोस्तों 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, 3 में से 1 घट जाएगा। तो 1/2 का 1/2 और 1 में से 3 घटेगा तो कितने आएंगे दोस्तों -2, है ना, क्योंकि 3 में से हम 1 घटा देंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप इसके 2 से ये गुणा में है तो कट जाएंगे ना, है ना। तो दोस्तों देखिए जब 2 से आप ये 2 काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। मतलब दोस्तों ये होगा कि बचा आपका क्या, यहाँ पे 1 और ये आपका मॉडुलस और मॉडुलस के अंदर माइनस है। अब दोस्तों आप जैसे इसका गुणा करोगे ना तो एक ध्यान रखना, माइनस मॉडुलस का गुणा करना है 1 से, तो वही आएगा, क्योंकि 1 से हम गुणा करते हैं तो समान संख्या आती है। सीधी बात दोस्तों, ये मॉडुलस से वैल्यू बाहर निकालिए 1 × अब दोस्तों जब हम मॉडुलस से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो प्लस में आती है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो दोस्तों जब हम 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। मतलब दोस्तों ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी 1 आ गई। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इन सबकी निकालना है हमें। आपको बस ध्यान रखना है कि इसमें I का मान लेंगे 1, J का मान लेंगे 2, इसमें I का मान लेंगे 2, J का मान लेंगे 1। मतलब देखना है ना आपको कि पहली वैल्यू क्या कहलाती है आपकी। यहाँ पे फिर से बता रहे हैं एक बार, 1 पहली वैल्यू आपकी I, दूसरी वैल्यू J, बार बार बता रहे हैं दोस्तों आपको, है ना। तो ध्यान से बस समझिएगा और आप वैल्यू रखते जाइएगा, आपके मान निकलते आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सबके मान निकाल लिए हैं। हम यहाँ पे हम आपके लिए सबके मान लिख ले रहे हैं। आप यदि ना बने अभी भी तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको समझा देंगे। वैसे दोस्तों आपके लिए बता दिया है तो आप पे आराम से बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑलरेडी वैल्यू पहले से निकाल ली थी और यहाँ पे आपके लिए लिख दी है डायरेक्टली। आप अच्छे से निकाल के कीजिएगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे लिख ली है पहले से, ठीक है, और आपके लिए निकालना भी सिखा दी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखिएगा आप अगला स्टेप अब, ठीक है ना। आप नीचे चलिएगा, ठीक है, हम यहाँ पे समझाने के लिए बगल में लिखते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे मान रख देंगे, ठीक है ना दोस्तों, इसमें हम मान रख देंगे, ठीक है। मतलब दोस्तों हम सीधा लिखेंगे कि जो आपके लिए ये आव्यूह है इसमें मान रख दीजिए, बस 1 का मान रख दीजिए। 1 का मान दोस्तों कितना आया आपका 1 आया है, ठीक है ना। 1 का मान कितना आया है दोस्तों 1 बगल में है ना, तो 1 का मान कितना आया है 5/2, तो लिख दीजिएगा 5/2। फिर दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे A2 का मान कितना आया है 1/2। फिर दोस्तों A22 का मान कितना आया है 2। फिर दोस्तों आपका A31 का मान 0। फिर दोस्तों आपका A32 का मान 3/2। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ उदाहरण 3 इसी टाइप से आपके लिए निकालना है।